ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन का 26वां और सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के अनशन का 18वां दिन। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर डटे युवा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखा पत्र। कर्नाटक में सूखे जैसे हालात को देखते हुए तत्काल हस्तक्षेप की उठाई मांग। इथेनॉल विवाद पर नितिन गडकरी का बयान। कहा 2004 से पेट्रोल में इथेनॉल मिल रहा, गाड़ियों को नुकसान का कोई सबूत नहीं, माइलेज सड़क और ट्रैफिक की स्थिति पर निर्भर। E20 पेट्रोल को लेकर नितिन गडकरी पर लगाए थे आरोप। 4 इन्फ्लुएंसर पर केस दर्ज। पुलिस ने इथेनॉल फ्यूल को लेकर गलत जानकारी फैलाने का लगाया आरोप। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच रिपोर्ट सौंपेगी SIT। कई बड़े खुलासे होने की संभावना, कई बड़े आरोपियों के नाम भी हो सकते हैं उजागर। सुप्रीम कोर्ट परिसर में हंगामा करने वाले शख्स पर एक्शन। पुलिस ने प्रबल प्रताप समेत 2 को किया गिरफ्तार। CGI के लिए कहे थे अपशब्द। मुंबई में पेड़ों की कटाई पर बॉम्बे हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा ऐसा ना हो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर चलना पड़े, सिर्फ तस्वीर के लिए लगाते हैं पौधे। अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के बीच भारत का बड़ा कदम। जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर लगाई रोक। अमेरिका ने दी थी टैक्स लगाने की धमकी। मॉनसून सत्र की रणनीति पर सरकार का मंथन। राजनाथ सिंह के आवास पर होगी अहम बैठक। विपक्ष के संभावित मुद्दों से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। अंतिम चरण में अहमदाबाद विमान हादसे की जांच, जल्द आएगी रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नागरिक उड्डयन ने जताया विश्वास। विमान हादसे में गई थी 241 लोगों की जान। ईरान के सारे पावर प्लांट पुल उड़ा देंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तेहरान को धमकी। IRGC का पलटवार, 1 बूंद तेल और गैस जाने नहीं देंगे। अमेरिका ने फिर की ईरान की नौसैनिक नाकेबंदी। 20 से ज्यादा युद्धपोत तैनात। अमेरिकी सेना ने लगातार चौथी रात ईरानी ठिकानों पर किया भीषण हमला। सीरिया और लेबनान से अपनी सेना निकाले इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की 2 टूक। कहा इजरायली सेना की मौजूदगी से क्षेत्र में बढ़ रहा तनाव। 23 साल बाद ईरान के पड़ोसी देश इराक से सेना वापस बुलाएगा अमेरिका। सितंबर 2026 तक पूरी तरह निकल जाएगी US आर्मी। राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा ऐलान। POK में पाकिस्तान के खिलाफ हल्ला बोल। मुजफ्फराबाद मार्च से सहमी शहबाज सरकार। बंदूकों के दम पर विद्रोह कुचलने की कोशिश। फायरिंग में 8 प्रदर्शनकारियों की गई जान। टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का U-टर्न। रूसी तेल खरीदने पर भारत पर 500% की जगह लग सकता है 100% टैक्स। अमेरिकी सीनेटरों ने रूस पर प्रतिबंधों के विधेयक का संशोधित संस्करण किया पेश। फेड का सबसे बड़ा लक्ष्य AI के उछाल के बीच महंगाई पर लगाम। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वॉश का बयान। AI निवेश में वृद्धि और श्रम बाजार की स्थिरता पर की बात। इंडिया पोस्ट ने रचा इतिहास। पहली तिमाही में 4008 करोड़ का रिकॉर्ड राजस्व किया दर्ज। चिट्ठी से लेकर पार्सल तक ने पकड़ी रफ्तार। केंद्रीय संचार मंत्री सिंधिया ने दी जानकारी। आज से लागू हुआ भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता। निर्यात क्षेत्र में मिलेगा फायदा। ब्रिटेन को होने वाले 99% निर्यात पर 0 होगा टैरिफ। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में विवाद बढ़ता जा रहा है। अब तक टिन्नू यादव, अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा समेत 8 लोगों पर एक्शन लिया गया, लेकिन चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे लोग जो शुरू से ही इस विवाद के केंद्र में रहे हैं, उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आरोप लग रहे हैं कि उनका इस्तीफा लेकर मुद्दा रफा दफा करने की बात की गई है, लेकिन अब तो आरोपों से घिरे लोगों ने इस्तीफा देने से इनकार भी कर दिया है।
राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी चढ़ावा चोरी मामले में शुरू से ही घिरे रहे हैं। उन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। इस बीच खबरें थी कि चंपत राय और अनिल मिश्रा की तरह वो भी इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मैं इस्तीफा देने के बारे में सोच तक नहीं रहा। किसी प्रकार से भी इस्तीफा देने का, त्यागपत्र देने का विचार भी मैंने अपने मन में लाया नहीं है। चढ़ावा चोरी मामले में विशेष जांच दल यानी एसआईटी ने जांच लगभग पूरी कर ली है और अगले कुछ घंटों में एसआईटी जांच रिपोर्ट सौंप भी देगी। 15 जुलाई तक एसआईटी को जांच पूरी कर लेनी है। ऐसे में ये संभावनाएं जताई जा रही है कि एसआईटी की जांच में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, कई और आरोपियों के नाम भी सामने आ सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो सरकार की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि एसआईटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में हाल ही में हुई सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। वहीं मंदिर ट्रस्ट ने व्यवस्थाओं में सुधार का हवाला देते हुए सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी है। 18 जुलाई तक ट्रस्ट के सीईओ पद के लिए आवेदन लिए जाएंगे। सीईओ पद के लिए पहला आवेदन पूर्व आईजी और आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने भेजा है। खबरें तो ये भी है कि राम मंदिर में ट्रस्ट की कमान अब किसी महिला को सौंपी जा सकती है। हालांकि सबकी नजरें अब भी एसआईटी जांच की रिपोर्ट पर टिकी हुई हैं। देखना होगा कि जांच में अब क्या खुलासा होता है। फिल्म सतलुज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पंजाब की राजनीति का बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने साफ किया कि उन्हें जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर फिल्म बनाए जाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन फिल्म में दिखाए गए तथ्यों और आंकड़ों की सत्यता की जांच जरूरी है। बिट्टू ने फिल्म में कथित तौर पर दिखाए गए 25,000 अवैध अंतिम संस्कार के दावे पर सवाल उठाते हुए इसके समर्थन में दस्तावेजी सबूत मांगे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब में उग्रवाद के दौर में मारे गए पुलिसकर्मियों, आम नागरिकों, हिंदुओं, सिखों और अन्य पीड़ितों की वास्तविक संख्या सामने लाने के लिए एक आयोग बनाया जाना चाहिए। बिट्टू ने ये भी कहा कि संघर्ष के दौरान जान गंवाने वाले सभी लोगों को समान रूप से याद किया जाना चाहिए। हालांकि बिट्टू के इस रुख पर पंजाब बीजेपी के अंदर ही अलग अलग राय सामने आ रही है। वरिष्ठ बीजेपी नेता इकबाल सिंह लालपुरा ने कहा कि इस मुद्दे को अनावश्यक रूप से बढ़ाने से बचना चाहिए। वहीं रिलीज के महज 48 घंटे के अंदर फिल्म को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटाए जाने के बाद शिरोमणि अकाली दल भी सक्रिय हो गया है। पार्टी ने 16 जुलाई को कोर कमेटी की बैठक बुलाई है, जिसके बाद सुखबीर सिंह बादल हल्का प्रभारियों के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो वहीं राज्यसभा सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने कहा कि ऐतिहासिक घटनाओं पर बनी फिल्मों को कलात्मक प्रस्तुति के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि ऐसी फिल्मों को पुराने घाव खुरीदने या समाज में नए विभाजन पैदा करने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए। दरअसल ये फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने पंजाब में हजारों अज्ञात शवों के अंतिम संस्कार के मामले की जांच की थी। फिलहाल फिल्म को हटाने की वजह साफ नहीं है, लेकिन इसे लेकर सवाल और सियासी घमासान लगातार तेज होते जा रहे हैं। पति पत्नी और प्रेमी साजिश खूनी। इश्क में अंधी पत्नी, हत्या की खौफनाक साजिश। पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड की गूंज अभी थमी भी नहीं थी कि अब नवी मुंबई में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक और सनसनीखेज वारदात सामने आ गई, जहां एक महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया और फिर शव के टुकड़े कर जंगल में फेंक दिए। ये तस्वीर है बलिराम सूर्यनाथ कुशवाहा की, जो ऐरोली के यादव नगर में पत्नी सुनीता और बच्चों के साथ रहते थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस रिश्ते पर उन्हें सबसे ज्यादा भरोसा था, वही रिश्ता उनकी मौत की वजह बन जाएगा। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि बलिराम की पत्नी सुनीता के राहुल दशरथ प्रजापति से अवैध संबंध थे। पुलिस के मुताबिक बलिराम इस रिश्ते में सबसे बड़ी रुकावट बन रहे थे। अवैध रिश्तों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दोनों ने मिलकर हत्या की पूरी साजिश रची। घटनास्थल में हमने पूछताछ की, उस पर से हमको पता चला कि ये दोनों का प्रेम प्रकरण है और इसी प्रेम प्रकरण के वजह से ये मिसिंग का खून किया गया है।
पुलिस के मुताबिक हत्या के बाद आरोपियों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। शव को कटर से 3 हिस्सों में काटा गया और सबूत मिटाने के लिए गवली देव पहाड़ी के जंगल में अलग अलग जगह फेंक दिया गया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद दोनों आरोपी सामान्य जिंदगी जी रहे थे। परिवार और पड़ोसियों को यही लगता रहा कि बलिराम कहीं काम पर गए होंगे। करीब 11 महीने तक किसी को हत्या की भनक तक नहीं लगी। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब बलिराम के भाई को शक हुआ। उन्होंने रबाले MID थाने में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने कॉल डिटेल, लोकेशन और अन्य तकनीकी सबूतों के आधार पर जांच शुरू की और आखिरकार पूरा राज खुल गया। दोनों आरोपी जो है सुनीता बलिराम कुशवाहा और राहुल दशरथ प्रजापति, इनको अरेस्ट किया गया है और वो अभी पुलिस कस्टडी में है। आगे की जांच पुलिस कर रही है। पूछताछ में सुनीता और उसके प्रेमी राहुल ने हत्या की बात कबूल कर ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है और अब हत्या से जुड़े बाकी सबूत जुटाए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे यादव नगर इलाके में सन्नाटा पसरा है। पड़ोसियों को अब भी यकीन नहीं हो रहा कि जिस परिवार को वो शांत और सामान्य समझते थे, उसके भीतर इतनी खौफनाक साजिश चल रही थी। अभी इन लोगों के बताने से मालूम पड़ रहा है कि भैया अच्छे खासे थे, पर इनका जो चक्कर था दूसरे मतलब गैर पुरुष से था। तो अभी नजायज संबंध रखने की वजह से ही उनका मर्डर की पता नहीं क्या की। अब उसके बारे में हमको मारा। एक मराठी रहते थे। तो वो घर छोड़ के चले गए क्या अभी वो आए थे ना पुलिस वाले, तो खाली करा कर गए कि बहन खाली कर दो, अभी हम लोग का इसमें जाँच शुरू होगा। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। हाल ही में पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल हत्याकांड में भी प्रेम संबंधों के चलते हत्या की साजिश रची गई और उससे पहले सोनम राजा की खौफनाक वारदात भी सामने आ चुकी है। लेकिन अब नवी मुंबई की ये सनसनीखेज वारदात एक बार फिर सवाल खड़े कर रही है कि क्या रिश्तों की अहमियत इतनी कम हो गई है कि नाजायज रिश्तों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए लोग रिश्तों का कत्ल कर रहे हैं। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और जांच जारी है। पश्चिम एशिया में गजा युद्ध और बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच भारत ने फिलिस्तीन की UN में पूर्ण सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करते हुए कहा कि इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष का स्थायी समाधान केवल 2 राष्ट्रीय समाधान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन के जरिए ही संभव है। भारत ने ये रुख बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित फिलिस्तीन डोनर ग्रुप की मंत्री स्तरीय बैठक में दोहराया। इस बैठक में विदेश मंत्रालय की सचिव श्रीप्रिया रंगनाथन ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने कहा, भारत लंबे समय से फिलिस्तीनी लोगों की वैध आकांक्षाओं और उनके स्वतंत्र राष्ट्र के अधिकार का समर्थन करता रहा है। भारत चाहता है कि इजरायल और फिलिस्तीन दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रासंगिक प्रस्तावों के अनुरूप मान्यता प्राप्त सीमाओं के भीतर शांति और सुरक्षा के साथ एक दूसरे के पड़ोसी के रूप में रहे। भारत ने यह भी साफ किया कि पश्चिम एशिया में स्थायी शांति केवल सैन्य कार्रवाई से नहीं बल्कि संवाद, कूटनीति और राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए ही संभव है। सवाल है कि ये 2 राष्ट्र समाधान यानी कि 2 स्टेट सॉल्यूशन क्या है? 2 स्टेट सॉल्यूशन दशकों पुराने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को खत्म करने का सबसे चर्चित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा समर्थित प्रस्ताव है। इस प्रस्ताव के तहत पहला राष्ट्र इजराइल एक स्वतंत्र और संप्रभु देश के रूप में बना रहेगा। दूसरा राष्ट्र फिलिस्तीन, वेस्ट बैंक और गजा पट्टी के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की जाएगी। इस व्यवस्था में दोनों देश एक दूसरे को मान्यता देंगे और शांतिपूर्ण तरीके से साथ रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, भारत और दुनिया के अधिकांश देश मानते हैं कि यही मॉडल इस लंबे संघर्ष का सबसे व्यावहारिक समाधान है। हालांकि 2 राष्ट्र समाधान का सिद्धांत सालों से मौजूद है, लेकिन ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। इन मुद्दों में सबसे पहले है सीमाओं का विवाद। फिलिस्तीन चाहता है कि 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर उसका राज्य बने, जबकि इजराइल की अलग सुरक्षा चिंताएं हैं। दूसरा है यरूशलेम का सवाल। दोनों पक्ष यरूशलेम को अपनी राजधानी मानते हैं। इजराइल पूरे यरूशलेम को अपनी अविभाज्य राजधानी कहता है। फिलिस्तीन पूर्वी यरूशलेम को अपने भविष्य के राज्य की राजधानी बनाना चाहता है। तीसरा है यहूदी बस्तियां। वेस्ट बैंक में बनी इजरायली बस्तियां सबसे बड़ा विवाद बनी हुई हैं। फिलिस्तीन और कई देश इन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन मानते हैं। चौथा है फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी। 1948 और 1967 के युद्धों के दौरान विस्थापित हुए लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों की वापसी का मुद्दा भी बेहद संवेदनशील है। और 5वां है सुरक्षा चिंताएं।
इजरायल को सुरक्षा और आतंकवादी हमलों की चिंता है, जबकि फिलिस्तीन सैन्य कब्जे और प्रतिबंधों को समाप्त करने की मांग करता है। वर्तमान में फिलिस्तीन को संयुक्त राष्ट्र में गैर सदस्य पर्यवेक्षक राज्य यानी कि नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेट का दर्जा प्राप्त है, जो उसे 2012 में मिला था। इसका मतलब यह है कि फिलिस्तीन यूएन की बैठकों में भाग ले सकता है, वो कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और संधियों में शामिल हो सकता है, लेकिन उसे पूर्ण सदस्य देशों की तरह मतदान का अधिकार नहीं है। अब सवाल है कि पूर्ण सदस्य बनने के लिए क्या चाहिए। पहला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सिफारिश और दूसरा है महासभा में 2/3 बहुमत का समर्थन। हालांकि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य देशों के वीटो अधिकार के कारण यह प्रक्रिया जटिल हो जाती है। सवाल यह भी है कि भारत इसका समर्थन क्यों कर रहा है। बता दें कि भारत का फिलिस्तीन के साथ संबंध नया नहीं है। ऐतिहासिक रूप से भारत उन शुरुआती देशों में शामिल था जिसने फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन किया। भारत ने 1988 में घोषित स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन को मान्यता दी थी। नई दिल्ली ने हमेशा स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना का समर्थन किया। पिछले 2 दशकों में भारत और इजरायल के संबंध भी तेजी से मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, मिसाइल और ड्रोन तकनीक, कृषि और सिंचाई परियोजनाएं, जल प्रबंधन, साइबर सुरक्षा, हाईटेक और इनोवेशन जैसे क्षेत्रों में व्यापक सहयोग बढ़ा है। इसी कारण भारत ने एक संतुलित कूटनीतिक नीति अपनाई है, जिसमें वो फिलिस्तीन के अधिकारों का समर्थन करता है, साथ ही इजरायल के साथ अपने रणनीतिक संबंध भी बनाए रखता है। अब नई दिल्ली का मानना है कि केवल बातचीत, कूटनीति और 2 राष्ट्र समाधान के जरिए ही इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है। यानी भारत पश्चिम एशिया में किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय स्थायी शांति, संतुलन और राजनीतिक समाधान की नीति पर आगे बढ़ रहा है।